तो आज के टॉपिक में है महान्यायवादी। देखो ये जितने भी टॉपिक मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ ये सभी पूछे जा रहे हैं लगातार। आप देख रहे हैं महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संसदीय समितियाँ, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, ऐसे करके जितने भी क्वेश्चन ये पूछता है। तो जब भी करंट के टॉपिक पे बनता है या फिर कई बार जो है आयोग इसे पॉलिटी की विषय वस्तु के अंतर्गत टॉपिक के तौर पे पूछता है। तो महान्यायवादी ये आपका टॉपिक है। और महान्यायवादी के बारे में संविधान में एक आर्टिकल रखा गया है, एक अनुच्छेद रखा गया है जो इसका प्रावधान करता है। एक संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 76। तो जब हम कार्यपालिका की बात करते हैं और स्थायी कार्यपालिका की बात करते हैं तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री के साथ महान्यायवादी भी स्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। स्थायी कार्यपालिका, माफ करिएगा, अस्थायी कार्यपालिका। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, उनका स्टाफ आता है, ऑफिसर्स आते हैं। और जो आपका अस्थायी कार्यपालिका होती है हर 5 साल में संसदीय लोकतंत्र में उनका चुनाव के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 साल के बाद चुने जाते हैं, ऐसे ही राष्ट्रपति के बाद आपके जो मंत्रिपरिषद, मंत्री हैं, ये सब जितने भी हैं हर 5 साल में बदलते रहते हैं। उपराष्ट्रपति 5 साल में बदलते रहते हैं, है ना। तो ये पूरी एक प्रक्रिया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 है भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 76 कहता है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। क्या है? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। ठीक, पहले आपका अनुच्छेद 76 में ये प्रावधान दिया गया है। मैं बेयर एक्ट लिए हुए हूँ, आप सभी को मूल प्रति एक बार जरूर देखनी चाहिए, बार बार आप लोगों को कहता हूँ। तो चूंकि ये क्वेश्चन सिर्फ इसी आर्टिकल से है, आर्टिकल 76, इसलिए मूल प्रति से पढ़ रहा हूँ। दूसरा क्लॉज इसका कहता है, तो यहाँ पर पहली बात, महान्यायवादी कौन बनेगा? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता रखेगी। फैक्चुअल डेटा है, इसे भी याद रखिएगा। दूसरा क्लॉज है इसका, महान्यायवादी का एक कर्तव्य होगा कि भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? विधि संबंधी विषयों पर सलाह दे। देखो ये आपका सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का है, सेंट्रल लॉ एजेंसी आती है, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन आता है, जिसका आपको लेना हो ले लीजिए। बेयर एक्ट कभी बदलता नहीं है, ठीक है। तो बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए, उसी से पढ़ना चाहिए। तो पहला क्लॉज है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। तो यानी कि इसकी अर्हता क्या है? जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित व्यक्ति हो, ठीक है। इसके बाद दूसरा है, महान्यायवादी का एक कर्तव्य होगा कि वो भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसे समय समय पर निर्देशित करें या सौंपें। उन कृत्यों का निर्वहन करे जो इस संविधान अथवा तस्मय प्रबद्ध किसी अन्य विधि द्वारा उसके अधीन प्रदान किए गए हैं, ठीक है। तो दूसरा क्लॉज आपका ये है। तीसरा क्लॉज है, महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है। तो महान्यायवादी को क्या है? भारत के किसी भी राज क्षेत्र में वो सुनवाई कर सकता है। चौथा क्लॉज है, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति के द्वारा अवधारित किया जाए। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहली चीज, महान्यायवादी जो है भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और वकील होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वो एक तरीके से आपका सरकारी व्यक्ति नहीं होता है, वो सरकार का अंग नहीं माना जाता है। कार्यपालिका के अंतर्गत तो उसे हम रखते हैं, लेकिन एक तरीके से वो प्रसाद, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अर्थात सत्ता परिवर्तन होते ही मंत्रिमंडल के द्वारा या सरकार के द्वारा उसे परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि उसका कार्यकाल, ऐसे तो आमतौर पे सरकार का कार्यकाल 5 साल है, तो महान्यायवादी का कार्यकाल भी इस हिसाब से 5 साल हो जाता है। लेकिन सरकार के कार्यकाल बदलते ही महान्यायवादी आमतौर पे बदले जाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे जो हमारे देश का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, ये निजी कार्य भी करता है, क्योंकि इसकी सैलरी फिक्स नहीं होती है। ये सैलरी के जगह पे पारिश्रमिक पाता है। क्या पाता है? पारिश्रमिक। जितना काम किया उतना इसको, लेकिन आमतौर पर एक रेशियो बना के रखा जाता है जो इसे मिलता है। तो आमतौर पर ये पूर्णकालिक अधिवक्ता
नहीं होता है, सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, इसे जो है निजी विधिक प्रक्रिया में अपना काम कर सकता है। ये अपने काम निजी, मान लीजिए सरकार ने कोई काम सौंपा ही नहीं, तो जब सरकार ने कोई काम सौंपा नहीं तो ऐसे में पेट रोटी कैसे चलाएगा, ऐसा नहीं होता है। वैसे सरकार ने एक फिक्स सैलरी बांध रखी है, वही उसकी जाती है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि इसका कोई फिक्स एसेट, फिक्स सैलरी नहीं होती है, एक दिहाड़ी या पारिश्रमिक पाता है ये। तो अब लिख लीजिए, इसमें तो 3-4 पॉइंट हैं जो आपको जानने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में कौन होता है? महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। आर्टिकल है संविधान में, अनुच्छेद 76 है, ठीक है। ये कानूनी मामले में भारत सरकार को सलाह देता है, जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा उसे सौंपे जाते हैं, या राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे गए विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करता है, या संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा उसे प्रादित्य किए गए किसी कार्यों का निर्वहन करता है। 3 प्रमुख कार्य समझ लीजिए इसके, इसलिए इसे सरकार का मुख्य विधिक कानूनी व्यक्ति कहा जाता है। ये सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और भारत की ओर से, मतलब जितने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जितने भी हैं भारत में, भारत सरकार का ये क्या रखता है? वहाँ पर पक्ष रखता है। तो भारत सरकार का वकील है ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखता है। दूसरा काम जो अनुच्छेद 143 है, आर्टिकल 143, राष्ट्रपति के द्वारा सलाह मांगना सुप्रीम कोर्ट से, उस कार्य को भी महान्यायवादी के माध्यम से ही किया जाता है। तो अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने की जो पूरी प्रथा है, जो प्रक्रिया है, जो अनुच्छेद में उपबंध किया गया है, वो भी आपका महान्यायवादी के माध्यम से ही करते हैं। तो अपने कर्तव्यों के साथ साथ महान्यायवादी संपूर्ण भारत में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है। महान्यायवादी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी न्यायालय में, किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में क्या कर सकता है? सुनवाई कर सकता है। उसके अब इसमें संसद में भी वो उपस्थित हो सकता है, संसद के सदनों में भी उपस्थित हो सकता है, बस मतदान नहीं करेगा, या संसदीय समितियों में भी उपस्थित हो सकता है, लेकिन वहाँ पर भी मतदान नहीं करेगा। तो इसके व्यापक राइट्स हैं, व्यापक अधिकार दिए गए हैं। सबसे प्रमुख कार्य सरकार का मुख्य विधिक अधिकारी होना, जो कि सरकार के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, ठीक है। तो ये आपका इसके बारे में संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। अब आपका इसका जो अनुच्छेद 76 क्लॉज 2 है, इसमें ही बताया गया है कि महान्यायवादी का एक कर्तव्य होगा कि भारत सरकार के विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे, विधिक स्वरूप के हों, अन्य कर्तव्यों का पालन करे और राष्ट्रपति को समय समय पर निर्देशित या सौंपे जाएं। देखो, इसी तर्ज पे राज्य स्तरों पे महाधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो हैं वो महाधिवक्ता भी आपके इसी तर्ज पे बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये महान्यायवादी से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की आपकी विषय वस्तु है और जानकारी है, ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। ये रही बात आपकी महान्यायवादी की। और